तो बच्चों, हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर के पेज नंबर 8 में ये दिया गया है। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। यहाँ पर ये एक टर्म आता है अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। हम लोग पहले इसे समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर का मतलब ये हुआ कि जो पॉलिटिकल पावर है वो अनडिवाइडेड है। अनडिवाइडेड है मतलब डिवाइडेड नहीं है। तो जब डिवाइडेड नहीं है, इसका मतलब कि जो पॉलिटिकल पावर है वो लोगों में बटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इस बटा हुआ नहीं है तो इसका मतलब कि वो एक आदमी के हाथ में है, मतलब पावर इन वन हैंड। ठीक है, तो पावर किसके पास है? एक हाथ में है या एक ग्रुप के पास में पावर है। ठीक है, अब देखिए इसका ठीक उल्टा क्या होगा। इसका जब अपोजिट कीजिएगा तो अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, जब इसका उल्टा कीजिएगा, अपोजिट कीजिएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। तो डिवाइडेड पॉलिटिकल पावर मतलब पॉलिटिकल पावर है, डिवाइडेड है मतलब बटा हुआ है, मतलब कि पावर बटा हुआ है, मतलब कि यही हो गया पावर शेयरिंग। पावर एक से ज़्यादा आदमी के पास में है, वो सब लोग पावर को इंजॉय, एक आदमी नहीं कर रहा है बल्कि सारे लोग पावर को इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा मोनार्की में। ठीक है, मोनार्की में, एब्सोल्यूट मोनार्की में देखने को मिलेगा, एब्सोल्यूट मोनार्की में देखने को मिलेगा, जहाँ सारी की सारी ताकत एक राजा के हाथ में होती है या एक ग्रुप के पास में सारी ताकत होती है। ये आपको डिक्टेटरशिप में देखने को मिलेगा। डिक्टेटरशिप यानी कि नेपोलियन जो डिक्टेटर था फ्रांस का, 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, उसके हाथ में सारी की सारी पावर थी। ठीक है, और पावर शेयरिंग कहाँ देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा डेमोक्रेसी में, जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जैसे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, अमेरिका में डेमोक्रेसी है, जिसमें डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है ये है कि जो पॉलिटिकल पावर होता है वो लोगों के पास में होता है। तो पॉलिटिकल पावर एट पब्लिक, ये पब्लिक के पास में पावर होता है। यहाँ पे देखिए कि सारा पावर एक आदमी के हाथ में है या एक ग्रुप के पास में है, लेकिन यहाँ पर जो पावर किसके पास में है? वो सारे पब्लिक के पास में सारा पावर होता है। जैसे कि हमारा देश, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, पावर यहाँ पे पब्लिक के पास में है। पब्लिक एक गवर्नमेंट को चेंज कर देती है, दूसरे गवर्नमेंट को ले आती रही है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, मतलब जहाँ पे लोग अपने से अपना रूल संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, वो हो गया सेल्फ गवर्नेंस। अब लिखा हुआ है कि फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। बहुत समय तक ये माना जाता था कि जो ताकत है, वो पावर्स है, जो पॉलिटिकल पावर्स है, वो एक आदमी के पास होनी चाहिए या ग्रुप के पास होनी चाहिए। इससे कोई डिसीजन लेने में आसानी होगी। अगर सब लोगों में पावर बटा रहेगा तो इनसे पूछना पड़ेगा, इनसे पूछना पड़ेगा, और पूछते पूछते प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक आदमी के पास में पावर रहेगा तो वो क्विक डिसीजन लेगा, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। इट वॉज फेल्ड दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन, कि अगर पावर बटा रहेगा तो क्विक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, एंड टू इन्फोर्स देम, और उसको लागू भी नहीं कर पाएंगे। बट दिस नोशंस हैव चेंज विद द एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी आने के साथ, जैसे जैसे समय बीतता चला गया, आज के ज़माने में ये सिस्टम पुराना हो गया है, और डेमोक्रेसी आने के साथ साथ ये जो आइडिया था वो भी बेकार हो गया। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपुल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पीपुल हैं उन्हीं के पास में सारा पॉलिटिकल पावर होता है। कोई एक आदमी के पास में पॉलिटिकल पावर्स नहीं है, सारे लोग मिल करके पावर को इंजॉय कर रहे हैं। इन ए डेमोक्रेसी people rule themselves through institutions of self governance in a good democratic government। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपुल जो है वो ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जिसमें कि पीपुल खुद अपने लिए लोग चुन करके भेजते हैं, और वही लोग हम लोगों के ऊपर में, पब्लिक के ऊपर में रूल करते हैं। इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी।
तो एक बढ़िया डेमोक्रेसी, एक गुड डेमोक्रेसी, एक अच्छा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? जहाँ पर सभी लोगों की बातें सुनी जाती हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के व्यूज़, उनका नज़रिया को सुना जाता है, उनको समझा जाता है और तब कोई डिसीजंस लिया जाता है। अगर किसी एक सोसाइटी का नज़रिया आप नहीं देखिएगा, उनको आप नहीं सुनिएगा, तो वो लगेगा कि हमको तो यहाँ पर कोई पूछ ही नहीं रहा है और फिर धीरे धीरे वो रिवोल्ट कर देंगे, जैसा कि श्रीलंका में हुआ था। एवरीवन हैज़ ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। सब लोगों की वॉइस होनी चाहिए पब्लिक पॉलिसीज़ बनाने में। वॉइस होनी चाहिए मतलब सबका विचार होना चाहिए, सबको मिलजुल करके कोई पब्लिक पॉलिसी सारे लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग एज मेनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। तो डेमोक्रेसी उसको बोलते हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर्स हैं वो लोगों में बटा रहे। तो ज़्यादा पावर लोगों में बटा रहेगा तो लोग उतने ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे और वहाँ पर उतना ज़्यादा डिस्प्यूट कम होगा, उतना वायलेंस कम होगा और वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने का, रिवोल्ट होने का चांसेस उतना कम है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो पावर शेयरिंग होता है वो कितने प्रकार से होता है, कितने तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। तो ये हम लोगों का जो बुक है इसमें 4 टाइप्स बताए गए हैं जिसमें कि पावर को शेयरिंग किया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसका जो पहला टाइप है वो है पावर शेयरिंग। देखिए हम PS लिखेंगे तो आप पावर शेयरिंग समझिएगा। तो पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट लेवल, सॉरी यहाँ पर ऑर्गन लिखा हुआ है, तो पावर शेयरिंग एमोंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में पावर को बांटा गया। ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या हैं, ये क्या चीज़ है? तो जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उनके पास सारी की सारी पावर्स हैं और वो सारा पावर जो है वो 3 ऑर्गन्स में बटा हुआ है। ठीक है, एक है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ठीक है, लेजिस्लेचर क्या काम करती है इसे शॉर्ट में समझिए। ये पॉलिसीज बनाती हैं, देश के लिए लॉ बनाती हैं। इसको आप लिखिए लॉ मेकिंग, इसका काम है लॉ मेकिंग। एग्जीक्यूटिव का काम है जो लॉ बनाती है उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाती है, इम्प्लीमेंटेशन। और जुडिशरी का काम है इवेलुएशन। तो अब दिख रहा है कि प्रेसिडेंट के पास में सारा पावर्स है। प्रेसिडेंट हमारे हेड ऑफ द कंट्री हैं, उन्हीं के हाथ में सारा पावर होता है, लेकिन वो सारा पावर को देखिए 3 ऑर्गन्स में बांट दिए हैं। ठीक है, लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर को दिया गया है, लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने का काम एग्जीक्यूटिव को दिया गया है और उसी लॉ को इवेलुएट करने का काम जुडिशियरी को दिया गया है। इस तरीके से ये जो है पावर्स जो प्रेसिडेंट के पास था वो 3 ऑर्गन्स में बटा हुआ है। ठीक है, इसे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी बोला जाता है। इसे हॉरिजॉन्टल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये देखिए ये एक लाइन में है। ठीक है, एक के बगल में दूसरा और दूसरे के बगल में तीसरा बैठे हुए हैं, कोई एक के नीचे नहीं है कि ये ऊपर में है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, इसके लेजिस्लेचर के अंडर में एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव के अंडर में जुडिशियरी है। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग पैरेलल एक साथ बैठे हुए हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है इन तीनों का, इसीलिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग या हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ठीक है, और ऐसा सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि कोई भी एक ऑर्गन के पास में सारी ताकत नहीं आ जाए। इसका काम है लॉ को बनाना और ये लॉ बना करके ये इसके पास आ जाता है, आप लॉ को एग्जीक्यूट करवाइए। ठीक है, और इस तरीके से ये जो है ये काम आ जाता है जुडिशरी, और जुडिशरी इसको वॉच करते रहती है कि ये लोग इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब देखिए कि इस सिस्टम
में कैसे पावर शेयर हो रहा है। सारा पावर्स एक आदमी के पास में कंसंट्रेट नहीं, एक ऑर्गन के पास में कंसंट्रेट नहीं है। लेजिस्लेचर जो भी लॉ बना रही है, वो लॉ बन जब जाता है तो वो लॉ जो भी उसका प्रपोजल है, उस प्रपोजल पर प्रेसिडेंट साइन करते हैं तो वो लॉ बन जाता है। उसके बाद ये आता है एग्जीक्यूटिव के पास और एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करती है। और अगर एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करती है तो वो उसकी अकाउंटेबिलिटी लेजिस्लेचर के प्रति है। एग्जीक्यूटिव से लेजिस्लेचर क्वेश्चंस पूछता है कि आपको ये पॉलिसी बना करके दी गई थी, तो इस ये लॉ बना करके दिया गया था, तो इस पर एग्जीक्यूशन सही तरीके से क्यों नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल रखता है। ठीक है, अब आइए, अब एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पर कैसे कंट्रोल रखती है। तो जुडिशरी में जो जजेस हैं, जो उनका अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव करती है, तो एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल इस तरीके से जुडिशरी के ऊपर में हो गया। उसके बाद से जज इंडिपेंडेंट है। लॉ को लेजिस्लेचर ने बनाया है, उस लॉ को एग्जीक्यूटिव ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, तो कोई भी आदमी वो जुडिशरी के पास जाएगा और जा करके एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में कंप्लेन करेगा, तो जुडिशरी इसको समन कर सकती है। एग्जीक्यूटिव से पूछेगी कि भाई ये लॉ को आप ठीक तरीके से इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से जुडिशरी का कंट्रोल हो गया एग्जीक्यूटिव के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि लेजिस्लेचर कंट्रोल रखी हुई है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल रखे हुए हैं जुडिशरी के ऊपर, और फिर जुडिशरी जो कंट्रोल रखी हुई है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर में कंट्रोल रखी हुई है। तो इस तरीके से हर एक ऑर्गन एक दूसरे पर कंट्रोल रखे हुए हैं। लेजिस्लेचर है एग्जीक्यूटिव को चेक करता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को चेक करता है, फिर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को चेक कर, सब लोग आपस में एक दूसरे को चेक कर रहे हैं। चेक करने का मतलब ये नहीं ये हुआ कि कॉपी चेक करना, चेक करने का मतलब ये हुआ कि किसी को गलत काम करने से रोकना को भी चेक करना बोलते हैं। पर ऐसा इस तरीके का सिस्टम इसलिए है कि एक दूसरे को चेक कर रहे हैं ताकि कोई एक ऑर्गन की मनमानी नहीं चले। तो हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक कर रहा है, गलत काम करने से रोक रहा है, और इस तरीके से इन तीनों के बीच में एक बैलेंस बना हुआ है। इसीलिए इस सिस्टम को बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। तो इस तरीके से बैलेंस ऑफ पावर बना हुआ है। जो सेकेंड फॉर्म है वो है पावर शेयरिंग एमोंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे लेवल है, इसके पहले जो हम लोगों ने टाइप पढ़ा था वो है पावर शेयरिंग एमोंग डिफरेंट ऑर्गन था, लेवल की जगह पे ऑर्गन लिखा हुआ था, और डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर है पावर शेयरिंग एमोंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल का मतलब क्या हुआ, लेवल का मतलब हुआ इसके नीचे एक दूसरा लेवल, इसके नीचे तीसरा, मतलब ये एक लेवल, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल, ऐसे बहुत सारे लेवल्स हैं जो कि एक के नीचे एक हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम एग्जाम्पल में लेते हैं कि हमारा देश है ये इंडिया, उसके नीचे वो प्रोविंसेस में बटा हुआ है, और प्रोविंसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो ब्लॉक में बटे हुए हैं, और ब्लॉक जो हैं वो विलेज में बटे हुए हैं, विलेज पंचायत में बटे हुए हैं। इंडिया की अपनी एक गवर्नमेंट है जिसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविंस की हमारे देश में 28 प्रोविंसेस हैं, और 28 प्रोविंसेस की अपनी अपनी गवर्नमेंट हैं। जैसे बिहार की अपनी गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश की अपनी गवर्नमेंट है, तमिलनाडु की अपनी गवर्नमेंट है, तो ये इसे स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग दो गवर्नमेंट के द्वारा रूल हो रहे हैं। हमारे ऊपर जो मान लेते हैं यदि हम बिहार में रहते हैं तो बिहार की स्टेट गवर्नमेंट हम लोगों के ऊपर रूल कर रही है, और ठीक उसी समय सेंट्रल गवर्नमेंट भी हम लोग के ऊपर में रूल कर रही है। हम लोगों के ऊपर बिहार के चीफ मिनिस्टर का भी रूल है, और हम लोगों के ऊपर उसी समय में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का भी रूल हो रहा है। तो ये दो लेवल की गवर्नमेंट है जो एक साथ काम कर रही है। उसी तरीके से प्रोविंसेस के नीचे भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट की जो गवर्नमेंट होती है उसे जिला परिषद बोला जाता है। ठीक है, ये भी एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। ब्लॉक में ब्लॉक समिति होती है, और विलेज में भी लोकल बॉडीज होती है जिससे कि ग्राम सभा होते हैं, और यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं जिन्हें मुखिया बोला जाता है। तो आप इस तरीके से देखिए कि इंडिया के अंदर में ही एक लेवल की गवर्नमेंट, 2, 3, 4, 5 लेवल की गवर्नमेंट एक साथ काम कर रही है। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं, और इसकी बात ये है कि एक लेवल दूसरे लेवल के नीचे में है, एक दूसरे के नीचे है, तो ये वर्टिकल लाइन बनता है। इसके पहले वाला जो हम लोग देखे थे वो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा था। ये लेजिस्लेचर, ये एग्जीक्यूटिव और ये जुडिशरी एक साथ एक लाइन में तीनों थे, हॉरिजॉन्टल लाइन्स में थे, इसलिए ये तीनों हॉरिजॉन्टल लाइन होने के कारण उन्हें हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बोला जाता है। इसे वर्टिकल पावर शेयरिंग बोला जाता है। ये एक वर्टिकल लाइन बन रहा है।
बेल्जियम में भी क्या थी, वहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी जो कि पूरे बेल्जियम के ऊपर में रूल कर रही थी, और बेल्जियम दो भागों में बटा हुआ था, एक फ्रेंच बोलने वाला पार्ट था और दूसरा डच बोलने वाला पार्ट था। तो रहते थे, तो फ्रेंच बोलने वाले लोगों की अपनी स्टेट गवर्नमेंट थी और डच बोलने वाले लोगों की अपनी स्टेट गवर्नमेंट थी। तो दो लेवल की गवर्नमेंट थी वहाँ पर। हमारे यहाँ तो 3-3 लेवल, 4-4, 5-5 लेवल की गवर्नमेंट एक साथ काम कर रही है। और जहाँ पर जिस देश में जिस जगह पर ये लेवल ऑफ अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट्स होती हैं और वो सारी लेवल की गवर्नमेंट एक साथ काम करती है, इसे ही फेडरल सिस्टम बोला जाता है। फेडरल सिस्टम बोलते हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस के अगले चैप्टर में हमको इसको डिटेल में पढ़ना है, जिस अगला चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म, जो अगला चैप्टर आने वाला है हम लोगों का। तो इस सिस्टम को फेडरलिज्म बोलते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हमारा देश एक फेडरल कंट्री है। वैसे फेडरलिज्म के बारे में थोड़ा सा लिटिल बिट और जान लीजिए। कोई भी जो कंट्री होता है वो कंट्री दो प्रकार का होता है, ठीक। एक ऐसा कंट्री जो अलग अलग प्रोविंसेस में बटा हुआ हो, ठीक है, जहाँ जो अलग अलग प्रोविंसेस में बटा हुआ हो, और ऐसा कंट्री जिसमें कोई प्रोविंसेस नहीं हो। तो जो प्रोविंसेस में बटे होते हैं, जैसे एक कंट्री है और अलग अलग प्रोविंसेस में बटा हुआ है, जैसे कि हमारा देश एक कंट्री है और यहाँ पर हमारे यहाँ 28 प्रोविंसेस हैं। बेल्जियम में 2 ही प्रोविंसेस थे, पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं। तो इन तरह के देशों को जो प्रोविंसेस में बटा हुआ होता है, जहाँ पे प्रोविंसेस होता है, इन्हें फेडरल कंट्री बोला जाता है। इन्हें फेडरल कंट्री बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 लेवल की सरकार होती है। एक पूरे कंट्री लेवल की गवर्नमेंट होती है, और दूसरी जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है। और ऐसा कंट्री जहाँ पर कोई प्रोविंस नहीं हो, सिर्फ कंट्री है और वो किसी प्रोविंस में नहीं बटा हुआ है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है उसे यूनिटरी कंट्री बोला जाता है, या यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं। लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, और यहाँ पर मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। जो फेडरल कंट्री का सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारा इंडिया है, बेल्जियम है, पाकिस्तान है, यूएसए है, और जहाँ कोई प्रोविंसेस नहीं होता ही है, सिर्फ एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती है, उसका एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्विट्जरलैंड है, जापान है, ये यूनिटरी गवर्नमेंट है, सिंगापुर है। चलिए अब हम लोग तीसरा फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा फॉर्म है वो पावर शेयरिंग एमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स का मतलब हुआ जैसे रिलीजन के आधार पर कोई ग्रुप बना हुआ है, दूसरा लैंग्वेज के आधार पर कोई ग्रुप बना हुआ है, और इस तरीके के और भी क्राइटेरिया पर जो ग्रुप्स बने हुए हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ हैं। तो जैसे लैंग्वेज के आधार पर ही हम लोगों ने देखा कि बेल्जियम में 2-3 लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे। श्रीलंका में हम लोगों ने देखा कि 2 लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे, सिन्हाला लोग थे और एक तमिल बोलने वाले लोग थे। तो इन लोगों के बीच में अब देखिए कि इन दोनों के बीच में कैसे पावर शेयरिंग होता है। ये कोई कंट्री है ए, ठीक है, इसमें 2 लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। पहला है लैंग्वेज एक्स और दूसरा लैंग्वेज है वाई। ये लोग 80% हैं और ये लोग 20% हैं। अगर इस देश में कोई कानून बनेगा तो मेजोरिटी तो इनकी है, ठीक है। ये लोग जो चाहेंगे वो कानून बना देंगे, और इन लोगों की वॉइस सुनी नहीं जाएगी, इनकी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि इनका परसेंटेज क्या है, कम है, ठीक है। तो ये लोग, इनके साथ पावर शेयरिंग करना पड़ेगा। बेल्जियम में हमने देखा है, बेल्जियम की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। वहाँ पर ये आपको डच बोलने वाले लोग हैं, फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, और जो तीसरा है वो जर्मन बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। अब डच बोलने वाले लोग वहाँ पर कितने हैं, तो 59%। फ्रेंच बोलने वाले लोग कितने हैं, तो 40%, और जर्मन बोलने वाले लोग कितने हैं, तो वो है 1% लोग हैं। लेकिन वहाँ की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट 3 भाग में बटी हुई है, एक डच, फ्रेंच और जर्मन। किसी रिलीजन पे कोई कानून बनाना है, किसी लैंग्वेज पर कोई कानून बनाना है, या किसी कल्चर के ऊपर में कोई रूल्स बनाने हैं, कानून बनाने हैं, तब वहाँ पर क्या होगा, इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के सामने वो प्रस्ताव रखा जाएगा। जब तक डच बोलने वाले लोग यस, फ्रेंच बोलने वाले लोग यस और जर्मन, तीनों लोग जब तक यस नहीं बोलेंगे,
तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो ये हुआ कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में किस तरीके से पावर शेयरिंग हो रहा है कि जब तक तीनों लोग नहीं बोलेंगे कि हाँ ये ठीक है, ये कानून बनना चाहिए, तब तक कानून नहीं बनेगा। ठीक है, ये बेल्जियम का एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। हमारे भारत में भी अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग होता है, लेकिन थोड़ा इस तरीके से नहीं होता है, थोड़ा दूसरे तरीके से होता है। हमारे देश में कैसे होता है उसको समझिए कि हमारा देश है इंडिया, और इंडिया में क्या है, इंडिया की जो सबसे हाई लेवल डिस्कशन अथॉरिटी है, इंडिया में जो कानून बनाने वाली जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो है आप पार्लियामेंट। ये भारत की सबसे पावरफुल बॉडी है जो लॉ बनाती है। पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। लोकसभा जो है ये सबसे पावरफुल है, ये ज़्यादा पावरफुल है और ये कम पावरफुल है। तो लोकसभा में टोटल आपको 543 सीट्स हैं बैठने के लिए, एमपीज हैं, इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 543 हैं। ठीक है, तो ये जो 543 लोग हैं जो इसमें बैठते हैं, इसमें से 545 मतलब 545 लोग मिल करके पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिल करके लोकसभा में लॉ बनाते हैं। तो ये जो 545 लोग हैं, तो इसमें ज़्यादा चांसेस है कि जो रिच लोग हैं, प्रोस्पेरस लोग हैं और जो अवेयरनेस जिनके पास में है, वही लोग चुने जाएंगे और ऊपर जाकर के यहाँ पर लोकसभा में बैठेंगे और मिल करके पूरे देश के लिए लॉ बनाएंगे। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, गरीबी के कारण, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, पॉवर्टी में पड़े हुए हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, सप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनका क्या होगा, तो वो कभी भी पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जब वो पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचेंगे तो रिच और प्रोस्पेरस लोग, अवेयर लोग ही मिल करके इस देश के लिए कानून बना देंगे। ठीक है, लेकिन वो कानून तो बना देंगे, लेकिन जो लोग पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाए हैं, जिस सोशल ग्रुप के लोग, जिस सोसाइटी के लोग पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाए हैं, तब उनकी तो बात नहीं सुनी गई कि इस जो कानून बन रहा है उसके बारे में उनका क्या राय है। इसलिए उन लोग भी पार्लियामेंट तक पहुंचे, इसके लिए क्या किया गया है, इस 545 में सीट्स रिजर्व कर दिए गए हैं। तो इस 545 में जो शेड्यूल कास्ट हैं और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इन लोगों के लिए भी सीट रिजर्व कर दिया गया है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट्स रिजर्व हैं और शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स रिजर्व हैं। मतलब जो पार्लियामेंट है हमारी लोकसभा, उसमें वो जो कानून लॉ बनाने वाली जो इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन में 84 लोग शेड्यूल कास्ट के ही होने चाहिए, दूसरे नहीं होने चाहिए। चाहे वो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अवेयरनेस उनके पास है, अवेयरनेस नहीं है, रिच हैं, प्रोस्पेरस हैं, क्या है नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये 545 लोगों में शेड्यूल कास्ट के 84 लोग होने चाहिए और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, यानी इन लोगों को 47 लोग होना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग भी, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के लोग भी पार्लियामेंट में बैठ सकें और कानून बनाने में, भारत में लॉ बनाने में उनकी भी भागीदारी हो, उनकी भी वॉइस को सुना जाए, उनके भी सोच, उनके भी आइडियाज को सुना जाए और समझा जाए कानून बनाने से पहले। अब अगर देश में कोई लॉ बनता है तो अब ये लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि हमसे कंसल्ट नहीं किया गया, हमको तो भाई मालूम ही नहीं है और लॉ कैसे बन गया देश में। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये लोग भी सेटिस्फाई रहेंगे। तो ये एक तरीका हुआ पावर शेयरिंग का, जिसे हम लोग बोलते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो हम लोगों को पढ़ना है वो है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो जो गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में पावर शेयर करती है, प्रेशर ग्रुप के साथ में पावर शेयर करती है और मूवमेंट्स के साथ में पावर शेयर करती है। इन तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पहले देखिए। डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीपी मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज़ समझिएगा, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो अलग अलग आइडियोलॉजीज़ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में अपने आइडियोलॉजीज़ को शेयर
हम लोग सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर पीपी लिख दिए हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ समझिएगा। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अलग अलग आइडियोलॉजीज़ की होती हैं, वो अलग अलग आइडियोलॉजीज़ की पॉलिटिकल पार्टीज साथ में अलाइंस करती हैं और साथ में कॉन्टेस्ट, इलेक्शन को मिल करके कॉन्टेस्ट करती हैं। इस जैसे कि फॉर एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं कि बिहार में जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में आरजेडी और कांग्रेस पार्टी जो थी, इन दोनों ने आपस में एक अलाइंस बनाया और अलाइंस बना करके, दोनों की अपनी अपनी आइडियोलॉजी हैं, लेकिन दोनों ने साथ में अलाइंस बनाया और मिल करके इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया था। तो ये हो गया कि एक दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि जिसने आपस में पावर को शेयर किया। एक दूसरा एग्जाम्पल भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पावर शेयर करती है वो इस तरीके से है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जीत जाती हैं इलेक्शन, वो गवर्नमेंट बनाती हैं और उसके बाद गवर्नमेंट बनने के बाद भी कुछ ऐसे इश्यूज़ आते हैं जो कि काफ़ी डिस्प्यूटेड होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट काफ़ी डाउट में रहती है कि ये डिसीज़न लिया जाए या नहीं लिया जाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके साथ में एक डिस्कशंस करती है, कंसल्टेशन करती है। यहाँ तक कि जो हारी हुई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ भी वो डिस्कशंस करती हैं। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय में उन्हें अमेरिका के साथ में यूएसए और इंडिया के बीच में एक न्यूक्लियर डील करना था। इस न्यूक्लियर डील के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ तैयार नहीं थीं, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टीज़ जो थीं वो इसके लिए तैयार नहीं थीं। तो फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को भी बुलाया गया, एच.डी. देवेगौड़ा को भी बुलाया गया। ये लोग उस मीटिंग्स में बैठे और सबके सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये एक प्रपोजल रखा कि इंडिया का यूएसए के साथ में न्यूक्लियर डील करना जरूरी है, इसमें आप लोगों का क्या राय है। फिर सभी लोगों ने अपनी अपनी सहमति बताई, अपने अपने विचार दिए और लास्ट में ये फाइनल हुआ कि हाँ, इंडिया को यूएसए के साथ में एक न्यूक्लियर डील करनी चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पावर में रहते हुए भी उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में पावर को शेयर किया, कंसल्टेशन किया, डिस्कस किया, जो कि अपोजिशन में थी। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रेशर ग्रुप के बारे में। प्रेशर ग्रुप क्या होता है? प्रेशर ग्रुप हम यहाँ पर पीजी लिख रहे हैं, आप प्रेशर ग्रुप समझिएगा, ठीक है। प्रेशर ग्रुप का मतलब, प्रेशर ग्रुप एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते हैं। इन्हें गवर्नमेंट नहीं बनाना होता है, इन्हें रूल नहीं करना होता है, ठीक। इसका एग्जाम्पल है आपको, जैसे कि फार्मर्स होते हैं, उनका भी अपना प्रेशर ग्रुप है। जो ट्रेडर्स हैं उनका भी अपना प्रेशर ग्रुप है। जो बिजनेसमैन हैं उनका भी अपना ट्रेडर्स ग्रुप है। टीचर्स का और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स का और वर्कर्स का, लेबरर्स का भी अपना अपना प्रेशर ग्रुप्स होता है। ये प्रेशर ग्रुप्स इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर में प्रेशर डालते हैं कि आप हमारे अकॉर्डिंगली कुछ रूल्स बनाइए जो कि हम लोगों को उसका फेवर मिले। जैसे फार्मर्स ये प्रेशर डाल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर में या गवर्नमेंट्स के ऊपर में कि उनका जो लोन है उसको इंटरेस्ट फ्री किया जाए, उस लोन को फ्री किया जाए या उसके इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए। दूसरा, ये प्रेशर डाल सकते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया जाए। उसी तरीके से ट्रेडर्स भी अपना डिमांड रखते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर में प्रेशर डालते हैं। बिजनेसमैन, टीचर्स, स्टूडेंट्स और वर्कर्स, ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ पर प्रेशर डालते हैं या गवर्नमेंट के ऊपर में प्रेशर डालते हैं कि आप हमारी बात को मानिए और हमारे अकॉर्डिंगली रूल्स बनाइए और पॉलिसीज़ को फ्रेम कीजिए, ठीक है। ये लोग इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करना चाहते हैं, ये इनका डिमांड है कि सिर्फ इनकी बातों को मान लिया जाए, इन्हें रूल नहीं करना होता है, इन्हें कोई इलेक्शन कंटेस्ट करना नहीं होता है। इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर पर चलते हैं मूवमेंट्स पर। मूवमेंट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एक मध्य प्रदेश का एक एग्जाम्पल है। मध्य प्रदेश में एक रिवर है जिसका नाम है नर्मदा। नर्मदा रिवर के ऊपर में गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया कि इसके ऊपर एक डैम बनाया जाएगा। जब डैम बनाने का गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो उसके अगल बगल के जो, उस नदी के अगल बगल के जो विलेजर्स थे, उन लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया और उन लोगों ने एक मूवमेंट ले आया जिसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा जाता है।
गवर्नमेंट ने ये समझाने की कोशिश की कि डैम बनेगा तो इससे इंडिया को और बहुत सारे लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा और देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन इससे विलेजर्स लोगों को इस बात से कन्विंस नहीं हुए और ये मैटर कोर्ट में चला गया। जब ये मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट ने विलेजर्स की बातों को ध्यान से सुना और गवर्नमेंट की बातों को ध्यान से सुना और कोर्ट ने ये फैसला दिया, चूंकि डैम बनने से बहुत सारे लाखों लोगों का फायदा होगा इसलिए डैम को बनने देना चाहिए, डैम को रोकना ठीक नहीं है। उसने ये ऑर्डर दिया और डैम बनाने का परमिशन दे दिया। लेकिन साथ में उसने ये भी कहा कि गवर्नमेंट को जो वहाँ के जो विलेजर्स हैं उनको रिहैबिलिटेशन करना होगा, मतलब कि जो विलेजर्स हैं उनको दूसरे जगह पर बसाना होगा और इसके लिए उन्हें ज़मीन भी देनी पड़ेगी और इसके लिए उन्हें उचित मुआवजा भी देना पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों आप जो गवर्नमेंट है वो एक मूवमेंट्स के द्वारा, मूवमेंट्स के साथ में भी उसने पावर को शेयर किया, पावर के साथ में कंसल्टेशन किया। तो आप लोग ये समझें कि गवर्नमेंट कैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में पावर को शेयर की, गवर्नमेंट ने कैसे प्रेशर ग्रुप के साथ में पावर को शेयर किया और गवर्नमेंट ने कैसे मूवमेंट के साथ में पावर को शेयर किया। तो इस तरीके से ये हम लोगों का चैप्टर पावर शेयरिंग आज समाप्त होता है। हम लोगों ने पावर शेयरिंग के लगभग सारे टॉपिक्स और सारे इश्यूज़ को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू बच्चों।